नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ में पुनीत पाठक हूं। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड की शुरुआत अहम खबरों के साथ करते हैं। दिन की बड़ी खबरें समझना जरूरी है क्योंकि हर खबर के पीछे है एक असल खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। सबसे पहले आज एक बड़ी और अहम खबर दिल्ली से, जहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी और श्री गणेश की फोटो लगाने की अपील की और इसको लेकर ट्वीट भी किया। पूरी खबर देखें। गुजरात में अगले 3 दिन तक प्रचार करने जा रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। इस लेटर के साथ साथ उन्होंने ट्वीट किया, कहा कि 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से निवेदन है कि भारतीय करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर भी लगाई जाए, जिससे देश की तरक्की हो। केजरीवाल का दावा है कि उनकी मांग से सभी सहमत हैं और उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। 2 दिन पहले केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की थी कि भारतीय नोटों पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छपे। इससे देश की अर्थव्यवस्था भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। अपनी बात पर जोर देने उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, वहाँ नोट पर गणेश जी की तस्वीर छप चुकी है। अब देखना यह कि केजरीवाल की इस मांग और अपील पर केंद्र सरकार का क्या रिएक्शन होता है। तो अरविंद केजरीवाल ने पहले बयान जारी कर नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग की और अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके यही अपील दोहराई और देश को बता भी दिया। अब सवाल ये उठता है कि खुद को सेकुलर बताने वाले केजरीवाल को ऐसी अपील की क्या आवश्यकता पड़ गई। चलिए डिकोड करते हैं। दरअसल गुजरात विधानसभा चुनाव लगभग हिंदू बनाम मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाना तय दिखता है। वो उन स्टेट में शुमार है जहां हिंदुत्व को छोड़कर आप जा नहीं सकते। मौजूदा माहौल में रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, विकास, भ्रष्टाचार, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर हिंदुत्व भारी है। अरविंद केजरीवाल प्रो माइनॉरिटी इमेज रखते हैं। जाहिर तौर पर गुजरात में हिंदुत्व के बिना आम आदमी पार्टी की नैया पार नहीं लगेगी। लिहाजा केजरीवाल ने एक सोचा समझा पॉलिटिकल दांव खेला है। आम आदमी पार्टी की कोशिश विपक्ष की सीट कांग्रेस को हटा करके खुद कम से कम वहां तक पहुंचने की है। यही वजह है कि खुद को हिंदुओं का हितैषी साबित करने के लिए उन्होंने दिवाली के अवसर पर भगवान लक्ष्मी गणेश की तस्वीर नोट पर छापने की मांग कर डाली है और इसे लेकर वो लगातार जनता के दिमाग में ये तय करना चाहते हैं कि इस मांग को आम आदमी पार्टी रख रही है। आगे आपको लिए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। खबर हरियाणा से, लेकिन इसका असर पूरे देश पर और छत्तीसगढ़ में भी दिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के गृह मंत्रियों को संबोधित करते हुए नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार किया और कुछ ऐसा कहा जिस पर एक नई पॉलिटिकल बहस छिड़ गई। पूरी खबर देखें। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है। हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। हरियाणा के सूरजकुंड में देश भर के गृह मंत्रियों की बैठक में पीएम के दिए इस बयान पर सियासत शुरू हो गई। अर्बन नक्सलवाद को टारगेट करते हुए पीएम ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है, बंदूक वाला भी और कलम वाला भी। हमें इनसे मिलकर निपटना होगा। इधर पीएम के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। अब भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण देखें तो यदि आप भाजपा के खिलाफ करेंगे तो आप धर्मद्रोही हो जाते हैं, और यदि प्रधानमंत्री गृह मंत्री के विरुद्ध बात करें तो आप राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। तो इनका जो परिभाषा है वो अलग ही है। हरियाणा में 2 दिवसीय चिंतन शिविर है। इस दौरान सभी राज्यों के गृह मंत्री, संघ शासित राज्यों के उपराज्यपाल और प्रशासक हिस्सा ले रहे हैं। चिंतन शिविर का उद्देश्य विजन 2047 की प्लानिंग करना है। तो यहां पर मूल सवाल ये साहब के पहले जिनको अर्बन नक्सली कहते थे, आज जिनको कलम वाले नक्सली कह रहे हैं, जिससे प्रधानमंत्री मोदी एक देश के लिए बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट बताते हैं, खतरा बताते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि नक्सल क्या हैं और अर्बन नक्सल को लेकर के क्या सोच रहे। आपको इसके बारे में विस्तार से बताएं। साल 1967 में पश्चिम बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में जमींदारों के खिलाफ एक हथियारबंद आंदोलन का जन्म हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की अगुवाई में शुरू हुआ आंदोलन बाद में भटक गया और कई कम्युनिस्टों ने अलग अलग समूह का गठन कर लिया।
चूंकि वे माओवादी खुद को नक्सलवादी धारा से जुड़ा मानते थे, इसीलिए उनको नक्सल ही कहा गया। अर्बन नक्सली की जहां तक चर्चा है, इस श्रेणी में आमतौर पर शहर में रहने वाले उन लोगों को कोट किया जाता है जो माओवाद में विश्वास करके सत्ता का विरोध करते हैं। मार्क्सवादी, मानवाधिकारवादी, पत्रकार, लेखक, वकील, कट्टरपंथ से जुड़े लोग इसका हिस्सा रहे हैं। अगर मूल तौर पर हम देखें तो वो सारे लोग कानून की भाषा में जो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं विचारधारा के मामले में, या उनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट भी कई जगह वो बनते हैं, उनको आप उनका सहयोगी या अर्बन नक्सली कहते हैं। लेकिन इस बयान के मायने विपक्ष ने या इस बयान के मायने कांग्रेस पार्टी ने एक अलग तरह से रखे हैं और सीपीआई ने इसमें बिल्कुल अलग तरह से केंद्र के ऊपर उंगली उठाई है। जल्दी बहस थमने वाली नहीं, इतना तय है। इधर रायपुर में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें मिशन 2023 की रणनीति पर चर्चा की गई। साथ ही 2 प्रस्ताव भी पारित हुए। पूरी खबर पहले आप देख लें। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस तैयारी तेज कर चुकी है। रायपुर की राजीव भवन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें 2023 के चुनाव किन विषयों पर लड़े जाएंगे और किन बातों पर फोकस होगा, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई और 2023 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। बैठक में सोनिया गांधी के प्रति कृतज्ञता प्रस्ताव पारित किया गया। सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और उसकी सेवाओं के योगदान को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत, शिव डहरिया के साथ कई विधायक और कमेटी सदस्य मौजूद रहे, लेकिन इसमें किसी जरूरी वजह से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बैठक में शामिल नहीं हुए। चलिए अब इस पूरी खबर को अच्छी तरह समझते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई है। ये पहली मीटिंग है। ये क्यों अहम है, जरा इस बात को भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। छत्तीसगढ़ में अगले साल 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, यानी अब इसमें कुल मिलाकर इस वक्त तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, यानी तकरीबन 1 साल ही बचा है। पिछले हार से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से चुनावी मोड में है। पहले वो अपने संगठन को मजबूत कर रही है परिवर्तन करके, और फिर एक एक जोन में जाकर काम कर रही है, जैसे बस्तर, सरगुजा। फिर इसके बाद संगठन में कसावट भी बीजेपी ला रही है। कांग्रेस पार्टी के पास पिछले परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती है, क्योंकि प्रचंड बहुमत और सीटों के साथ उन्होंने पिछला 2018 चुनाव जीता और लंबा समय से सत्ता का जो सूखा था उसको समाप्त किया। अब पार्टी में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की पहली मीटिंग हुई। अगर आप इस कमेटी को सोचें समझें तो इस कमेटी में तय ही इस बात पर होना है कि अब की बार सत्ता में रहते हुए आप किन मुद्दों को एड्रेस करेंगे, यानी किन विषयों पर चुनाव में जाएंगे। दूसरा ये भी कि विपक्ष जो तैयारी करके बैठा है उन मुद्दों पर सत्ता पक्ष जवाब कैसे देगा, किस अंदाज में काउंटर करेगा। इसमें 2023 में होने वाले चुनाव किन विषयों पर होने हैं, किन बातों पर फोकस होना है और किस अंदाज में सारी बातें। इसके अलावा एक और अहम विषय है कि जब आप जवाब दें तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए। कांग्रेस में इस विषय पर मंथन हुआ है। ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछली बार धान बोनस के मास्टर स्ट्रोक से कांग्रेस को बड़ा लाभ पहुंचा था। इस बार भी मुद्दों पर रायशुमारी करके ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक की तलाश की जा रही है, और ये इसलिए अहम है क्योंकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी अभी से पूरा जोर लगा रही है। चूंकि यहां कोई बड़ा फेस नहीं है, इसलिए केंद्र के तमाम नेता या सरप्राइजिंग कोई बड़ा फेस यहां दिखाई पड़ सकता है, और किसी भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जवाब देने में कोई कमजोरी कांग्रेस नहीं चाहती। इसीलिए इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई। लेकिन बड़ी बात यह, इसमें पीसीसी चीफ का शामिल ना होना एक मुद्दा बनाया जा रहा था। दिन ढलते ढलते ये तय हो गया कि वो अपनी निजी वजहों से इसमें नहीं आ पाए थे, लेकिन ऐसी कोई अनबन वाली स्थिति नहीं जिसको लेकर खबरें बनाई गई। इधर मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछने लगी है। सियासी दल एक दूसरे को पछाड़ने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। बात सत्तारूढ़ बीजेपी की करें, उसका पूरा फोकस चुनाव से पहले संगठन की मजबूती और चुनाव प्रबंधन पर है। पूरी खबर आप देखें, फिर इस पर डिटेल में बात। ये रूटीन बैठकें हैं और उसमें संगठन काम के सुदृढ़ीकरण
काम के विस्तार के साथ जो और 4 बातें हमें जरूरत है अपने संगठन काम की दृष्टि से, उन पर सब पर बातचीत उन प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में होती है। रूटीन है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कोई विशेष बैठकें हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी कमर कस चुकी है। चुनाव से पहले पार्टी में कसावट लाने प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जिलों की कोर कमेटियों से संभागवार चर्चा कर रहे हैं। एक और संगठन बैठकों के जरिए चुनावी तैयारी को धार दे रहा है, तो दूसरी ओर पार्टी में अनबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश को शिकायती पत्र भेजकर आगर जिला अध्यक्ष को हटाने की मांग हुई है। वहीं शिकायत के इस पत्र को मुद्दा बनाकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है। कुछ जिलों में जिलाध्यक्षों को बदलने की मांग कार्यकर्ता के द्वारा अब ये तो चलती रहती है। सत्ता पक्ष के लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो निश्चित रूप से ना तो जनता की सुन रहे हैं ना अपने कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं, तो ये उनकी प्रतिक्रिया का असर है कि जो नाराजगी लोग व्यक्त कर रहे हैं। अब सवाल ये कि बीजेपी चुनाव से पहले पनपे इस असंतोष को कैसे ठीक करेगी, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो नेताओं की अनबन 23 की तैयारी में जुटी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। तो 2023 में एक साथ 5 राज्यों के इलेक्शन हैं और इसमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश भी अहम है और शामिल है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में चुनावी गतिविधियां आपको पूरे शबाब पर दिख रही हैं। अब दीपावली के बाद में जो इसमें तेजी आई है, इसके पीछे बीच में घटने वाली घटनाएं क्या दिक्कत खड़ी करेंगी, जरा इसको डिकोड करते हैं। लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं और क्षत्रपों को साधने की कोशिश की जा रही है, और इस बीच भारतीय जनता पार्टी में असंतोष और बगावत के स्वर उठ रहे हैं, जो भले ही कैमरे पर स्वीकार न करें लेकिन पार्टी के लिए बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि ये एक जिले का मामला नहीं है, खबरें कई जिलों की हैं। हाँ, कुछ जगह सतह पर आती हैं, जैसे आज आगर में आई, पार्टी इन पर जवाब असहज होकर देती है, लेकिन कई जगह ऐसी असहज स्थिति न बन जाए, वहां प्रदेश अध्यक्ष और टीम काम कर रही है। 2018 में 109 सीट जीतकर सरकार बनाने से बीजेपी चूकी थी। इस बार कोई कसर ना रहे, इसको लेकर वी.डी. शर्मा चुनौती से संगठन को आगे लेकर चल रहे हैं। अभी से पार्टी में कसावट लाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा तमाम बड़े नेता, कोर कमेटियां, संभागवार चर्चा के साथ साथ जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो अक्सर पार्टी के कुछ अधिकारियों की शिकायत करता है, उसको साध रहे हैं। समय रहते असंतोष पर काबू पाकर ही बीजेपी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। भाजपा के बड़े नेता बाखूबी इस बात को समझ रहे हैं। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा पहले हार वाले जिलों में सर्जरी करने का मन बना चुकी है, लेकिन उसके पहले असंतोष सामने आने लगा है और इसे भी सतह पर आने से रोकना होगा, वक्त पर रोकना होगा। देखते हैं कि इसमें पार्टी और पार्टी के नेता किस हद तक अपने आप को कामयाब बना पाते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि राह इतनी आसान नहीं होगी, खासतौर पर सिंधिया खेमे के बीजेपी में आने के बाद एक जो बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना है, इसमें चीजें टलते टलते अब चुनावी मोड़ तक आ चुकी हैं। जिम्मेदारियां और चुनौतियां, अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है, इस पर बड़ी बात है कि आगे कितना संतोष रहेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हैं। बड़ी जल्दी ये मध्य प्रदेश में नवंबर के मिड तक आएगी और यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए 3 नवंबर को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी तो प्रदेश में है ही नहीं, उसमें कुछ खास करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस चुनौती को क्या वो इतने हल्के में वाकई लेते हैं? पहले एक रिपोर्ट देखें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में अगवानी के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। 3 नवंबर को कमलनाथ ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई, जिसमें रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन बैठक से पहले 30 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस के नेता हैदराबाद जाकर यात्रा का प्रारूप समझेंगे। 30 तारीख को हैदराबाद जाएंगे। वो यात्रा से संबंधित जो भी मैनेजमेंट टीम वहाँ पे अभी काम कर रही है अन्य राज्यों में, उनसे चर्चा करेंगे कि हम और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से उससे बेहतर करने का प्रयास होगा। राहुल उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे, जिसे लेकर उज्जैन सांसद ने राहुल के झूठ का पर्दाफाश करने का ऐलान किया। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव ने यात्रा पर चुटकी ली। झूठ बोलो और जोर से बोलो, ये कांग्रेस का ससुबा है और आज भी वही चल रहा है और आगे भी वो आ रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं होना, कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है। मुर्दे में इंजेक्शन लगाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता। बताया जा रहा है कि यात्रा 20 नवंबर के आसपास बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में दाखिल होगी और अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगी।
तो आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन। पूरी खबर भी देख ली। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता उत्साहित हैं। क्या ये उत्साह केवल राहुल की यात्रा को लेकर है या इसके पीछे कोई और मकसद है? इस बात को डिकोड करेंगे आज। राहुल गांधी 16 दिन तक मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं अपनी यात्रा के दौरान, और इसी दरमियान अपनी यात्रा में मालवा क्षेत्र की 25 विधानसभा सीटों को वो कवर करेंगे यात्रा करते करते। कांग्रेस ने इस यात्रा से चुनावी फायदा लेने की पूरी तैयारी कर रखी और अगली तैयारी भी इससे जुड़ी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स ने कांग्रेस का भरपूर साथ दिया था। इस बार भी आदिवासी क्षेत्रों से ज्यादा यात्रा गुजरने का बड़ा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। साथ ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को बनाने की कोशिश करेगी। इसीलिए राहुल के शेड्यूल में बाबा महाकाल, उनके दर्शन, नर्मदा में स्नान करना और ऐसे कुछ और प्रतिमान, कुछ और झलकियां हम देख सकते हैं। इस पे आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहां दो बड़े अहम सवाल हैं कि क्या राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में प्रवेश से जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदें लगा रखी वो पूरी होंगी, और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई चुनौतियां नहीं लाएगा, या ये केवल ऊपरी दिखावा है। भीतर भीतर बीजेपी भी इस यात्रा पर नजर रखे हुए। मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों की बात करते हैं। दीपावली पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग उनकी थी, जो पूरी नहीं हो पाई। सरकार ने सिर्फ एडवांस सैलरी देकर कर्मचारियों को डीए की मांग को फिलहाल टाला था, लेकिन अब कर्मचारी खुश हो सकते हैं क्योंकि सरकार इस दिशा में कुछ कवायद कर रही है। देखें। दिवाली पर डीए न बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों को मायूसी का सबब बनी सरकार। उन्हें खुश करने की कवायद में जुट गई है। मंत्रालय के सूत्रों की माने तो वित्त विभाग तैयारी कर रहा है। प्रदेश में स्थापना दिवस 1 नवंबर को इसका ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री कहते हैं कि प्रदेश सरकार ने समय समय पर डीए बढ़ाया है और आगे भी सरकार उनके लिए काम करेगी। सरकार हमेशा इस प्रकार जो भी निर्णय होता है केंद्र के बराबर देने का, वो करते ही है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी किए ये समय समय पर, और अगर ये भी होगा तो आगे सरकार करेगी जो भी होगा। इधर विपक्ष 4% डीए बढ़ाने की कर्मचारियों की मांग का समर्थन कर रहा है। कर्मचारी लोग बहुत असंतुष्ट हैं, उनकी मांगे जायज हैं और कांग्रेस उनकी मांगों का समर्थन करती है। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है। अगर इसमें 4% का इजाफा होता है तो डीए बढ़कर 38% हो जाएगा। इससे हर महीने सभी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। तो चंद दिनों पहले डीए ना बढ़ाकर सरकारी कर्मचारियों का दिवाली जो है फीकी करने की बात खुद कर्मचारी जगत ने कही थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश में स्थापना दिवस पर सरकार कर्मचारियों को तोहफा देने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए कवायद कर रही है? इस पर आप भी आसानी से अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन डिटेल में हम डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में तकरीबन 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव हैं, जिसकी तैयारी सत्ता पक्ष जमकर कर रहा है। जाहिर तौर पर राज्य सरकार यानी सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े वर्ग को नाराज नहीं करना चाहेगी। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर इसमें 4% और जुड़ जाता है, इजाफा हो जाता है उनकी मांग के मुताबिक, तो बढ़कर ये 38% तक हो जाएगा। यानी कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों के समान भत्ता मिलने लगेगा, जो उनकी मांग है। उन्हें प्रतिमाह 620 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक का फायदा हो सकता है। और अगर आप चुनावी गणित के लिहाज से देखें तो 7.5 लोगों और उनके परिवार को अगर आप जोड़ें तो कितना बड़ा वोट बैंक है, जिसको नाराज सरकार या सत्ता पक्ष नहीं कर सकती। ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब कुल मिलाकर इस बड़े वर्ग को क्या पूरी तरह से अपने पाले में सरकार रख पाएगी, या कुछ और मांगे हैं जो चुनाव आने तक परेशान करेंगी, ये देखना होगा। पड़ोसी मुल्क की बात कर लें जरा। खबर पाकिस्तान से, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च आज से शुरू हो चुका है और ये काफी चर्चा में है। ये मार्च हो क्यों रहा है, क्या तैयारियां हैं, जरा इसको भी आप देख लें। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च शुरू हो चुका है। ये मार्च लाहौर से इस्लामाबाद तक जाएगा। पाकिस्तान में चुनाव की मांग को लेकर ये मार्च निकाला जा रहा है। मार्च को रोकने इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। मार्च से पहले इमरान खान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मार्च व्यक्तिगत या राजनीतिक हितों के लिए नहीं,
बल्कि देश को वास्तविक आजादी दिलाने के लिए। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान आजादी मार्च निकाल रहे हैं। इसके पहले वो मई 2022 में आजादी मार्च निकाल चुके हैं, लेकिन जब ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो उसने हिंसक रूप ले लिया था। तो वैसे तो पाकिस्तान की आदत और पाकिस्तान की हालत ये दुनिया में किसी से छिपी नहीं और हमसे तो बिल्कुल भी नहीं। भारत में पाकिस्तान में जो कुछ घटता है उसका संज्ञान जरूर लिया जाता है, खबर जरूर रखी जाती है। जो वहां मार्च हो रहा है उसका पॉलिटिकली वहां क्या असर रहेगा ये फिलहाल सबको पता है। इसका हश्र आगे जाकर क्या खुद इमरान को वैसा माइलेज दे पाएगा जैसा वो सोचते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि वहां कोई भी काम उनका अब तक सफल या उनके मन के मुताबिक नहीं हो पाया। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों अपडेट से उनके बीच की असल खबर को आप तक पहुंचाने का क्रम इसी वक्त हम कल फिर करेंगे। तब तक अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।